नमस्ते। मैं डॉक्टर आतिश बकाने। मैं एक बच्चों में होने वाले रक्त रोग, कर्करोग और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हूँ और मैं नागपुर में कार्यरत हूँ। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का विषय बहुत ही खास है, क्लोज टू माय हार्ट जिसे मैं बोल सकता हूँ, वो है सिकल सेल डिसीज़। क्या है ये सिकल सेल डिसीज़ और क्यों इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, खास करके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और ऐसे ही कुछ इलाकों में। सिकल सेल डिसीज़ मतलब जैसे नाम बताता है, सिकल सेल हमारे शरीर की जो लाल रक्त पेशियाँ होती है वो होती है बाइकॉनकेव शेप की। बट कभी कभी कुछ जेनेटिक चेंजेस के कारण वो बाइकॉनकेव शेप छोड़ के सिकल शेप में तब्दील हो जाती है। ये जो सिकल सेल डिसीज़ है इसके कई प्रकार होते हैं। इसके प्रकार बोलने से अच्छा है कि इसमें कितना बच्चे को या फिर एक पर्सन को अफेक्शन है, उससे हम इसको डिवीजन करते हैं। जैसे एएस पैटर्न। एएस पैटर्न मीन्स एक हीमोग्लोबिन का जीन नॉर्मल है और एक सिकल अफेक्टेड है, तो उसे एएस बोलते हैं। और डबल एस मतलब कि दोनों अफेक्टेड है और वो सिकल सेल डिसीज का पेशेंट है। या फिर कभी कभी ये सिकल किसी और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी के साथ कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया, सिकल बीटा थैलेसीमिया, या फिर और कई हीमोग्लोबिनोपैथी से रेयरर उससे कंबाइंड होता है। ये तीन मुख्य प्रकार हम देखते हैं। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्यों होता है ये सिकल सेल डिसीज़ किसी भी फैमिली में। बहुत बार क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। तो देखिए, अगर ये एक जेनेटिक डिसीज़ है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर फैमिली में किसी को भी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अगर एएस पैटर्न है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि एक नॉर्मल है और एक सिकल अफेक्टेड है, और इनकी शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, तो बच्चे होने वाले जो बच्चे हैं उनमें डबल एस यानी सिकल सेल डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ इसके ग्राफ्स होते हैं जिससे हमें डिसाइड करते हैं कि कितने चांसेस हैं। चूँकि ये जेनेटिक डिसीज़ है, अगर किसी भी फैमिली में हस्बैंड वाइफ में एएस पैटर्न है, यानी एक जीन अफेक्टेड है सिकल से और एक नॉर्मल है, तो क्या होगा ये हमें जानना ज़रूरी है। हर प्रेगनेंसी में 25% चांस रहेगा कि वो बच्चा, होने वाला बच्चा डबल एस यानी सिकल सेल डिसीज से ग्रसित हो। 25% चांस रहेगा वो बिल्कुल नॉर्मल हो, उसमें कोई भी सिकल का इवन ट्रेट भी ना हो। या फिर 50% चांस रहेगा सिकल सेल ट्रेट हो, जैसे मम्मी या पापा है उसमें से एक। तो पैथोफिजियोलॉजी सिकल सेल डिसीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ये जो लाल खून जो बाइकॉनकेव शेप से सिकल शेप में तब्दील हो जाता है, उसके कारण बहुत प्रॉपर्टीज़ इनकी चेंज हो जाती है और ये स्टिकी होके एक दूसरे में अटक के कोई भी वेसल में, ब्लड वेसल में ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण बाकी सारे सिम्टम्स जो मैं आगे बताऊंगा वो होने की संभावना होती है। सो सिकल सेल डिसीज़ के मुख्य लक्षण क्या है, ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उम्र के हिसाब से इसके सिम्टम्स यूजुअली दिखाई पड़ते हैं। तो अगर 2 साल के अंदर बच्चे हैं तो अगर दिखना है तो बहुत सारे बच्चों को डैक्टिलाइटिस, ये काफ़ी आम सिम्टम है। डैक्टिलाइटिस मतलब ये जो हमारी उंगलियां हैं पैर की या हाथ की, उसमें सूजन आ जाना, जॉइंट पे थोड़ा सा सूजन दिखना या दर्द होना, कहीं हाथ पैर में दर्द होना। कभी कभी 2 साल के अंदर के बच्चों में कुछ सीवियर सिम्टम्स भी आते हैं, जिसे हम स्प्लेनिक सिक्वेस्टेशन क्राइसिस बोलते हैं। स्प्लीन का साइज अचानक बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन बहुत कम होके ये एक जानलेवा सिम्टम भी साबित हो सकता है। इसलिए पहले उम्र में ये पता होना पेरेंट्स को ज़रूरी है। तीसरी चीज़ वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस, सबसे कॉमन सिम्टम जो मैंने पहले बताया आपको पैथोफिजियोलॉजी में कि ये ब्लॉकेजेस कर देते, उसके कारण जहाँ भी जिस एरिया में ब्लॉक हो वहाँ पे दर्द उठना बहुत आम है। जैसे हाथ पैर में, पीठ में, ये चेस्ट में काफ़ी दर्द होना, ये सब चीज़ें हो सकती है। पेनफुल क्राइसिस या फिर वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस हम बोलते हैं। उसके अलावा भी कई सिम्टम्स हैं। अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, कभी कभी छाती में सडनली दर्द हो जाता है, निमोनिया जैसा पैच दिख जाता है, सांस में दिक्कत आ जाती है, ऑक्सीजनेशन देने की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी बच्चों को एडमिट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी और भी कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे हीमोलिसिस, इट्स अ हीमोलिटिक एनीमिया, क्रॉनिक हीमोलिटिक। तो खून टूटता है तो एनीमिया रहता है, ब्लड कम हो जाता है, वीकनेस लगना, सुस्त रहने बच्चे, है ना, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करना, स्कूल नहीं जा पाना। और जैसे मैंने बताया हीमोलिसिस होता है तो जॉन्डिस दिखना। वैसे ही कुछ और सिम्टम्स,
रेयर सिम्टम्स हैं, बट कुछ खास करके कुछ एरिया में ज़्यादा दिखे जाते हैं। लेग अल्सर्स होना, कुछ अगर जख्म हो गई तो जल्दी ना भर पाना, ये भी प्रॉब्लम सिकल सेल डिसीज़ में दिखाई पड़ता है। अब आते हैं खास इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो बाहर नहीं दिखता। सिकल सेल डिसीज़, क्योंकि मैंने बताया छोटे-छोटे ब्लॉकेजेस कहीं पे भी हो सकते हैं। छोटे ऑर्गन्स में हो सकते हैं, किडनी में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है। अगर किडनी में ब्लॉकेजेस होने लग गए तो किडनी अफेक्ट होके किडनी डैमेज होने का चांस होता है सिकल सेल डिसीज में। वैसे ही ब्रेन में भी अगर समझो ये वेसल ब्लॉकेज जो मैंने बताए ब्रेन में हो तो बच्चों में स्ट्रोक होके पैरालिसिस होने का भी चांस होता है। कई कई बच्चे हम ऐसे देखते हैं जिनमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुई हो या फिर मॉनिटरिंग ना हुई, उसमें ये चीज़ें होके वो सामने आती है। तो ये सब सिम्टम्स है। और एक चीज़ है कॉग्निटिव डिस्फंक्शन, यानी स्ट्रोक नहीं, पैरालिसिस नहीं, बट बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि उनके जो छोटे छोटे ब्लॉकेजेस के कारण जो क्षमता है ब्रेन की वो अफेक्ट हो जाना, और ये बहुत आम दिखाई पड़ता है सिकल सेल डिसीज़ के पेशेंट्स में। अब सिम्टम्स और मुख्य लक्षण हमने जान लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको हम पता कैसे करते हैं। बड़ा सिंपल सा डायग्नोसिस, कभी भी डिसीज़ के बारे में डिस्कस करते वक्त हमें डायग्नोसिस ज़रूरी है। बड़ा आसान सा डायग्नोसिस होता है सिकल सेल डिसीज़ का। HPLC नाम का एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, और कई टेस्ट है बट HPLC ही एक स्टैंडर्ड जरिया है जिससे हमें पता चल जाता है। सो हमें अभी पता हो गया कि सिकल सेल डिसीज़ है, तो इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट ये वर्ड अच्छा नहीं होगा, मैनेजमेंट ये वर्ड यूज़ होना चाहिए सिकल में, क्योंकि इसमें सपोर्टिव केयर है, परमानेंट क्योर है और मॉनिटरिंग भी है। अगर हम सपोर्टिव की तरफ जाते हैं तो हमें इसको कैसे मैनेज करना है जानना बहुत ज़रूरी है। दो तरह की इसकी ट्रीटमेंट है, एक है सपोर्टिव केयर और एक है परमानेंट क्योर। परमानेंट क्योर सबको करना ज़रूरी नहीं है, बट सपोर्टिव केयर सबको ज़रूरी है। तो सपोर्टिव केयर हम पहले डिस्कस करते हैं। सपोर्टिव केयर में हमें बच्चों को जो प्रॉब्लम्स है, ये कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल चीज़ें होने के कारण होता है, तो वो चीज़ें अवॉइड करना, जैसे हाइपोक्सी सिचुएशंस अवॉइड करना, डिहाइड्रेशन अवॉइड करना, पानी हमेशा पीते रहना, ठंड के मौसम में हमेशा वूलन क्लोथ्स पहनना, क्योंकि कुछ ये स्पेसिफिक चीज़ें जिससे ये सिम्टम्स हमें ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, जैसे वेसोक्लूसिव पेन्स जो होते हैं कुछ सिचुएशंस में ठंडी में ज़्यादा होते हैं। और कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये कुछ चीज़ें हमने अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है हम वैक्सीनेशन। इन बच्चों में मैंने पहले भी बताया कि कुछ जो सेल्स सिकल शेप की बन जाती है, और ये खुद हमारा जो हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, तिल्ली, वो ये सेल्स को खराब सेल समझ के तोड़ता है, और इस प्रक्रिया में ये खुद स्प्लीन ही कुछ 5-6 सालों के बाद उम्र के ये डैमेज हो जाता है, और इसमें काम करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। कुछ वर्ड्स में हम इसको ऑटोस्प्लेनेक्टोमी भी बोलते हैं। तो स्प्लीन का काम हमारे शरीर में होता है इन्फेक्शन से बचाव, ऑप्सोनाइजेशन, कुछ स्पेशल इन्फेक्शन से जिससे इस बचाव करता है। तो ये काम न करने के कारण हमें वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी है, खास करके निमोनिया, मेंदू ज्वर यानी मेनिंगोकोकल, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये इन्फेक्शन है जो काफ़ी सीवियर हो सकते हैं इन बच्चों में, तो इनको वैक्सीनेट करने के बाद चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। वैसे ही हर साल इनको इन्फ्लुएंजा वायरल वैक्सीन भी देना चाहिए। तीसरी चीज़ है दवाइयाँ। दवाइयों पे आते हैं हम, तो दवाइयाँ इसमें 2-3 दवाइयाँ हैं जो ज़रूरी है। एक फॉलिक एसिड, बच्चों में या फिर बूढ़ों में हर सिकल सेल डिसीज ग्रसित को फॉलिक एसिड की टैबलेट हमेशा लेनी चाहिए। सेकंड आता है हाइड्रोक्सीयूरिया। इसकी एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। हाइड्रोक्सीयूरिया उम्र के, कुछ लोग बोलते हैं US UK में कुछ डिफरेंस है, 9 महीने से शुरू करना चाहिए या 2 साल से, बट एटलीस्ट 9 महीने से 2 साल के बाद हर बच्चा हाइड्रोक्सीयूरिया के एडिक्वेट डोज पे होना चाहिए। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कुछ दिनों बाद, हाइड्रोक्सीयूरिया की स्पेसिफिकली हाइड्रोक्सीयूरिया ट्रीटमेंट के ऊपर, वो आप डिटेल्स के लिए देख सकते हैं। तीसरा दवा है, कुछ बच्चों में या फिर लोगों में जिंक की कमी पाई जाती है, तो जिंक सप्लीमेंटेशन भी जरूरी पाया जाता है। 5 साल के अंदर हम इन कुछ इन्फेक्टिव प्रोफिलैक्सिस पे रखते हैं, क्योंकि 5 साल के पहले 5 साल तक इनको इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। पेंटिड नाम की दवा पे हम रखते हैं इनको। फिर उसके बाद है मॉनिटरिंग। और क्या मॉनिटरिंग करनी चाहिए? उम्र के 2 साल के बाद इनका हर साल एक यूरिन टेस्ट होना चाहिए, और हर साल इनका ट्रांसक्रैनियल डॉपलर, मैंने बताया कि पैरालिसिस स्ट्रोक हो सकता है, तो ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम पहले ही पता कर सकते हैं इनमें किसी में होने वाला है या नहीं। तो ट्रांसक्रैनियल डॉपलर से हम कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटीज मेजर करते हैं, जो अपने नागपुर में हो जाता है, अवेलेबल है, तो ये करना चाहिए। लगभग 15 से 16 साल तक हम ये सालाना एक बार करना चाहिए। ये मॉनिटरिंग हो गई।
अगर बच्चा हाइड्रोक्सीरिया पे डाल दिया गया है, बच्चों को देते हैं, तो हर महीने एटलीस्ट एक बार सीबीसी, एलएफटी, केएफटी ये फंक्शन, लीवर किडनी फंक्शन टेस्ट कर लेने चाहिए। वैसे ही अब और कुछ तरीके हैं, अभी कुछ नई दवाइयाँ आई हैं। अगर हाइड्रोक्सीरिया अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो कुछ दवा है जिनके नाम मैं से बताऊंगा, एल-ग्लूटामीन, वॉक्सेलेटॉर, क्रेज़ोलिनज़ुमाब, ये कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जिससे कुछ हद तक सिम्टम्स पे काबू पाने में हम सक्षम हो पाए हैं। हालांकि हाइड्रोक्सीरिया स्टिल रिमेन्स द बेस्ट ड्रग। अब ये दवाइयों के बावजूद लगभग 20% लोगों को तकलीफें रहती हैं, बार बार प्रॉब्लम्स होते हैं। उन लोगों में हम परमानेंट क्योर की बात करते हैं। परमानेंट क्योर दो तरीके का है, एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, और एक है जीन थेरेपी। अब दोनों ही चीज़ें में से ट्रांसप्लांट इंडिया में नागपुर में अवेलेबल है और इजीली हम कर सकते हैं, बट सबको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जीन थेरेपी भी अभी अप्रूव हुआ है और इंडिया में, भारत में भी ये जल्द ही आने की संभावना है। हालांकि कॉस्ट इश्यूज अभी भी है, बट इससे डेफिनेटली हम गवर्नमेंटल हेल्प से बाहर निकल पाएंगे। बट ये जो परमानेंट चीज़ें हैं सबको अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसा दिखता है, कुछ लोगों में ही इनकी ज़रूरत होती है। तो ऐसा समझना गलत होगा कि नहीं हर एक बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिकल सेल डिसीज़ में लगता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट की, जैसे मैंने बताया मॉनिटरिंग की, तो बच्चे पूरे लाइफ आराम से निकालने में सक्षम हो सकते हैं। कुछ ही 10-20% लोगों में ये तकलीफ, ज़्यादा तकलीफ होती है, उनको ही हम, इसलिए मैं बार बार ही बता रहा हूँ क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हमारे पास आते हैं कि हमारे बच्चे का ट्रांसप्लांट कर दो, बट ये गलत होगा। सिकल सेल डिसीज़ में हर एक बच्चे का ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी के बारे में। तो इस वीडियो में ये पॉसिबल नहीं, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जल्द ही हम बनाएंगे, जिसमें आप सिकल सेल डिसीज़ और थैलेसीमिया के ट्रांसप्लांट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि इसमें क्या होता है, क्यों करना है और किस लोगों में करना चाहिए। हमारा वीडियो आज का आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, और ये जो हम वीडियो साझा करते हैं ये एक्चुअली हर बंदे तक, हर गांव में जाना चाहिए, क्योंकि जो सिकल सेल डिसीज़ है ये हमारे एरिया में, महाराष्ट्र, विदर्भ में खास करके, छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया में, उड़ीसा में, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने में देखा जाता है और अनफॉर्चुनेटली दूर दराज के इलाकों में जाना जाता है और ये अभी तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता है नहीं। तो अगर आप शेयर करेंगे तो इसमें काफ़ी हेल्प होगी लोगों की। और जैसे हमने बताया, हर बार हम बोलते हैं कि देखो एक छोटे वीडियो में सब कुछ कवर करना इम्पॉसिबल है। कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डिस्कशन करना है या फिर कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।